दोस्तों अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो बीपीएससी हाल ही फिलहाल में एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं और किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछते हैं वही प्रश्न मैं लेकर आया हूं। बिल्कुल वो प्रश्न लेकर आया हूं छांट छांट कर जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। और वो सभी के सभी प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर वो क्वेश्चन छपता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बीपीएससी का फेवरेट है, वो देख लीजिए। कह रहा है कि गरजने वाली चालीसा, ठीक है, क्रुद्ध पचासा और चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी की किस गोलार्ध में चलती है? तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ये देखिए हाल ही में क्वेश्चंस का पूछा गया है। ये 67 बीपीएससी प्री में पूछा गया है जो री एग्जाम हुआ था 2022 में। ठीक है, और देख लीजिए और क्या क्या बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जो गरजने वाली चालीसा है, क्रुद्ध पचासा है, चीखने वाली साठा है, पवने है, ये क्या है? पवन है। कहेगा, पूछेगा कि बताइए कि ये जो गरजने वाली चालीसा है या कुल पचासा है या चीखने वाली साठा है, ये क्या है? तो आप बोलेंगे पवने है। देखिए एक प्रश्न आपको यहां से बन गया। दूसरा है कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। कहां पर? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में। अब क्वेश्चन आता है कि सर पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध कहां है? मैं कहूं कि ये हमारा हो गया पृथ्वी। ये ऊपर वाला जो भाग है ये नॉर्थ है, जिसे कहते हैं उत्तरी। अगर बीचों बीच इसे काट देंगे तो इसी को कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि इसको कहते हैं भूमध्य, ये भूमध्य रेखा या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। आप यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला 23 साढ़े 23 डिग्री में है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और आप यहाँ पे 23 डिग्री नीचे अगर जाएंगे तो इसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वाला ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, यानी कि ऊपर हो गया दक्षिणी गोलार्ध, नीचे हो गया ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ये गरजने वाली चालीसा हो गया और चिखने वाली साठा हो गया, क्रूर पचासा हो गया, वो सभी के सभी कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि इस गोलार्ध में यहाँ पे ये चलती है। ठीक है, ये सारे सारे क्या है? पवने हैं। ठीक है, और देख लेते हैं बीपीएससी का जो महत्वपूर्ण फेवरेट प्रश्न है वो देख लेते हैं। और देखिए बीपीएससी ने जो पूछा वो जो पूछा है, देखिए अभी हाल ही में ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। क्या पूछा वो देख लीजिए। कह रहे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? आप सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे जो बड़ी चोटी है, ऊंची चोटी है, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी अगर ऊंचाई पूछे तो क्या होता है? 8,448 मीटर है। 8,448 मीटर है। कहेगा कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, और नेपाल में इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नेपाल में है वो कह रहा है कि ये नहीं पूछा है कि क्या नाम है, ये पूछा है कि किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। देख रहे हैं किस तरह से बीपीएससी क्वेश्चंस को घुमा के पूछता है, और बीपीएससी क्वेश्चंस को सेट करने के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि बीपीएससी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सेट करता है ताकि जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, और 5 ऑप्शन भी देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? नवीनतम मोड़दार पर्वत होता है, क्योंकि जो ये है माउंट एवरेस्ट, ये किस श्रेणी में आता है? तो ये हिमालय की श्रेणी में आता है। कहाँ पर? हिमालय। कहाँ पे? हिमालय की श्रेणी में आता है। और ये हिमालय क्या है? नवीन है, यानी कि न्यूएस्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी के प्रश्न में देखिए एक एक स्लाइड में 4-4 से 5-5 क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं और क्या है महत्वपूर्ण। कह रहे विश्व की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट, ठीक है, माउंट, वो क्या है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं, और चीन में उसको चोमोलोंगुमा बोलते हैं, चोमोलोंगुमा बोलते हैं। ठीक है, जिसकी अगर हाइट पूछे तो 8,848.86 यानी कि 8,849 मीटर है, रहित है। 10 सर्वोच्च चोटियों में हिमालय पर्वत में श्रेणी में है, जिसमें कि हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश विश्व में भी जितने भी सर्वोच्च चोटियां हैं इन्हीं पर्वतों में ही स्थित है। ठीक है, समझ गए? चलिए, ये सारे महत्वपूर्ण है और आप इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछे कि वो भारत की पहली महिला कौन थी जो एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी थी, तो वो हो जाएगा हमारा क्या? 23 मई 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में जो इस पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, पहली भारत की पहली महिला जो बिचंद्री पाल थी। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बहुत पूछने की प्रबल संभावना है। माउंट एंटना क्या है? माउंट एंटना क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक पठार है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ज्वालामुखी है। अब इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है माउंट एटना जो है, ये माउंट एटना ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है, जो कि इटली के समीप है। यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है, तो आप बताइएगा कि कहाँ है। ये इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी ऊंचाई करीब करीब 3,350 मीटर है। तो याद रखिएगा माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पे है? इटली में है, और ये सिसिली द्वीप के पूर्वी घाट में है। ठीक, चलिए अगला और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है मोना लोआ। ये मोना लोआ क्या है? सक्रिय एक ज्वालामुखी है, प्रस्तुत ज्वालामुखी का है, यह शांत ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जो ये मोना लोआ है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी। इसको कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। क्या बोलते हैं? एक्टिव वोल्केनो। क्या? एक्टिव वोल्केनो, एक सक्रिय ज्वालामुखी। अब यहाँ पे और देख लेते हैं इसके बारे में कि कहाँ है। ये देखिए मोना लोआ जो है हवाई द्वीप है, और ये हवाई द्वीप कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे आप कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। और ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये क्या है? धरती है, और इसके ऊपर
पर क्या है, एक ज्वालामुखी इस तरह से निकल रहा है। तो ये जो एक्टिव है यानी कि ज्वालामुखी यहाँ से जो मैग्मा यहाँ से निकल रहा है इसी को कहते हैं एक्टिव, यानी कि लगातार जो मैग्मा यहाँ पे निकल रहा होता है इसी को कहते हैं एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए और यहाँ देख लीजिए ये सभी के सभी दोस्तों बीपीएससी के द्वारा प्रश्न है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बीपीएससी में देखने को मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए कह रहे विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कि आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि एंडीज के बारे में क्या महत्वपूर्ण है और क्या क्या एग्जाम में पूछने की संभावना है वो देख लेते हैं। कह रहे जो एंडीज है वो दक्षिण अमेरिका के प्रमुख विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी में आता है, जो कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, इसकी जो लगभग लंबाई है 7200 किलोमीटर है। रॉकीज जो है ये माउंटेन है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई करीब करीब 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत जो है, हिमालय माउंटेन दक्षिण एशिया यानी कि भारत में के उत्तरी सिरे पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला और देख लेते हैं। अगला यहाँ पे है किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है? एक एग्नेशियर द्वीप है या पीक है या नदी है? तो याद रखिएगा जो किलिमंजारो है ये एक वोल्केनो है जिसे कहते हैं ज्वालामुखी है। ठीक है, और देख लेते हैं प्रमुख पॉइंट इसके बारे में जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछने की संभावना है। यहाँ पे कह रहे हैं जो किलिमंजारो है वो क्या है? एक माउंट है किलिमंजारो। किलिमंजारो एक माउंट है और वो कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है। तंजानिया के उत्तर जो तांजानिया है उसके उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है और इसका पहले जो नाम था, पूर्व नाम केसर विलेमेन स्वीट्स था। ठीक है, केसर विलेहेम स्विच था और एक अग्नेय यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? एक ज्वालामुखी। तो मेन पॉइंट आप याद रखिए जो किलिमंजारो है ये तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है और ये क्या है? यह एक वोल्केनो माउंटेन है। वोल्केनो, अब माउंटेन क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो अब ये समझ लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? एक पृथ्वी है और इसके अंदर का तरल मैग्मा है। जैसे मैग्मा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, तो मैग्मा जब यहाँ से निकलेगा, जब वो पूरा बाहर पृथ्वी से फट के बाहर नहीं निकल पाता, तो यहाँ पहाड़ यानी पर्वत के रूप में धारण कर लेता है और इसी को ही कहते हैं हम ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए और बहुत महत्वपूर्ण है जो कह रहे गोभी का मरुस्थल, ये कहाँ पे है? पश्चिमी अमेरिका दक्षिण, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा चीन में। जो गोभी का मरुस्थल है कहाँ पे है? चीन में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए संसार की छत जैसे रूप ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं वो प्यारे बच्चों वही प्रश्न आपके लिए छांट कर लाया हूँ जो कि बीपीएससी द्वारा, ये बीपीएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न होता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी हर एग्जाम में ये पूछने की प्रबल संभावना होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा? पामीर का पठार, यानी पामीर का पठार को रूप ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है क्योंकि सबसे ऊंची पामीर का पठार है। ठीक, चलिए अगला और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है? कह रहे कि महाद्वीपी, एक बात और आगे ले दीजिए, द्वीप और प्रायद्वीप। तो देखिए जो मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक द्वीप है यानी कि कोई मान लीजिए देश है और इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। चारों तरफ क्या है? पानी है। तो इसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, इसको द्वीप बोलते हैं। आप मान लीजिए और यहाँ पे ये एक देश है। ठीक है, ये मान लीजिए भारत है और भारत के देखिए तीन साइड में, भारत के तीन साइड में क्या है? पानी है। तो इस वाले को कहते हैं प्रायद्वीप और इसको कहते हैं द्वीप। यानी कि किसी भी देश के चारों तरफ अगर पानी ही पानी हो उसे कहते हैं द्वीप, और अगर किसी देश के तीन तरफ पानी से घिरा हो तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत एक क्या है? प्रायद्वीप है। तो याद रखिएगा। तो वही कह रहे कि महाद्वीप का बहाव का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ये हो गया क्या? एवे वैगनर। अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय बहाव, इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या था कि अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी के सभी गोंडवाना लैंड यानी एक ही से सब जुड़ा हुआ था। और बाद में धीरे-धीरे क्या हुआ? ये गोंडवाना और पेंजिया दोनों टूट के अलग-अलग देश में यानी कि द्वीप में कॉन्टिनेंट में विभक्त हो गए। चलिए इसके बारे में और विस्तार से हम जानते हैं। देखिए क्या-क्या है। कह रहे कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है कॉन्टिनेंटल ड्रीप थ्योरी किसने दिया? तो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था, जो कि वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाग आरंभ हुआ। यानी कि जो पेंजिया हुआ करते थे करीब-करीब तकरीबन 20 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? जो पेंजिया है उसका विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया का मतलब उस समय ये पेंजिया कहते थे, जो भी एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, इन सभी ये सभी के ने एक ही साथ जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों, जैसे एक का नाम था लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंड के रूप में विभक्त हुआ। यानी कि जो पेंजिया था वो पेंजिया टूटकर दो हिस्से में बढ़ गए, एक का नाम था लॉरेशिया और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, यानी जो पेंजिया दो भाग में बढ़ गए, यानी टुकड़े दो अलग-अलग भाग हो गए और उसके बाद उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हो गया। और इसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे-धीरे और कई छोटे-छोटे हिस्से में बढ़ गया, जो आज के महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट कहते हैं। और टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? तो 7 कॉन्टिनेंट है। जैसे आप जानते हैं क्या-क्या है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप,
ये कि सभी के सभी, ठीक है। चलिए आगे महत्वपूर्ण और पॉइंट देख लेते हैं जो कि पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। कह रहा है पूर्वी समुद्र की स्वामी का नाम क्या है? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, तो ये हमें पूर्वी समुद्र श्रीलंका को बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला और पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूट देश है? तो वो हो जाएगा हंगरी, ठीक है। कौन सा है? हंगरी। हंगरी के बारे में और विस्तार से देख लेते हैं। हंगरी जो है स्थल रूट देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, साइबेरिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, सोल्विया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया यूक्रेन की सीमा से काला सागर को अलग करता है, ठीक है। चलिए अगला और पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, क्या है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? 1/4 है, आधा है, 2/3 है या 3/4 है? तो आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है उस पर सिर्फ 29% क्या है? 29% है जो स्थल है, यानी कि स्थल है जिसको बोलते हैं सरफेस है। क्या है? सरफेस है, यानी कि स्थल है। लेकिन जो वाटर है करीब करीब 70 से 71% पानी है, जो कि 70 और 71 पॉइंट का मतलब होता है 2/3, यानी कि 2/3। तो 2/3 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, मैं वो प्रश्न लिख रहा हूँ जो बीपीएससी की डिक्शनरी में ये सभी के सभी प्रश्न है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जरूर पूछने की संभावना है, ठीक है। ये देखिए बीपीएससी 41 में इसको पूछा गया है। और प्यारे अभी तक दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी मैं वो क्वेश्चन छांट कर लाऊं जो महत्वपूर्ण है और बीपीएससी ने कई एग्जाम में पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग, जो अभी अभी मैंने बताया 29% भाग पे क्या है? पानी है। क्या है? पानी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है कि 71% जो है 71% जो है वो भाग पर क्या है? जल है, ठीक है, एरिया है। अतः निकटतम सही उत्तर हमारा जो है वो अभी मैंने आपको बता दिया, क्या हो जाएगा? 2/3। चलिए आगे और देख लीजिए कि गल्फ स्ट्रीम, तो आप सभी याद रखिएगा जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है? गर्मी का एक जल धारा है। क्या है? गर्म का एक जल धारा है, गर्म का गल्फ स्ट्रीम धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय एक धारा है। देखिए गर्म धारा कहाँ पे होता है? मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये क्या हमारा? पृथ्वी है। और चूंकि पृथ्वी पर ये वाला बीच वाला जो भाग है इसको कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, और इस वाले को कहते हैं कर्क रेखा, और इस वाले को कहते हैं मकर रेखा। तो धूप की जो रोशनी पड़ता है इसी बीचों बीच पड़ती है, यानी कि इसके बीच, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में धूप की रोशनी पड़ती है। और यहीं पर क्या होता है कि जो गर्म जलधारा है यानी कि जल इक्वेटर से उत्तरी, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी छोर की तरफ ये धारा बहती है। तो याद रखिएगा कि ये गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय जल धारा है। आपसे पूछा जाएगा ये कि गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ जाता है या इक्वेटर से नॉर्थ या दक्षिण की तरफ जाता है। तो आप याद रखिएगा तो ये गल्फ स्ट्रीम, यानी कि जो भी गर्मी का धारा होगा इसी में गर्म जल धारा होता है और ठंडी जल धारा यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ धूप की रोशनी इधर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इस पे सन की लाइट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि फ्लोरिडा की धारा, जो फ्लोरिडा की धारा है एटलीस्ट धारा का जल समाविष्ट कर हेटारास अंतरीप से आगे बढ़ती है और वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? गर्म धारा बोलते हैं। कई बार आपके एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। इवन सिर्फ बीपीएससी ने कई, जैसे सीजीएल वगैरह एसएससी हो गया, ये कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो बोलिएगा कि गर्म जल धारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे पर प्रवाहित होती है। एक क्वेश्चन और बनता है क्या कि जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंड जलधारा, यानी कि गर्म जलधारा और ठंड जलधारा दोनों को मिलता है, वहाँ पे क्या होगा? फॉग उत्पन्न होता है, जो नैविक यानी कि नौसेना वगैरह होता है उसको वहाँ पे दिक्कत होता है नाव चलाने में। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर ठंडी और गर्मी जब धारा जहाँ पर मिलता है तो मछली पकड़ने का एक प्रमुख संसाधन है और मछली का जो वहाँ पे प्रजनन क्षमता होता है वो बढ़ जाती है और मछली बहुत यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और आगे यहाँ पे कुछ और पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए कह रहे कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं क्या कि यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया कौन सा? ये हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे भारत, ठीक है, ये हमारा हो गया भारत, ठीक है, ये हो गया हमारा भारत। और भारत में देखिए क्या है कि यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, और यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ मिल जाती है। तो ऊपर वाला जो ये वाला नदी है इसको कहते हैं गंगा और ये वाला बोलते हैं इसको यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना। और यहाँ से ये चूंकि इस वाले क्षेत्र में क्या चीन है और चीन से एक नदी यहाँ पे निकलती है, इसी का नाम है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे जाके असम से होते हुए यहाँ पे जाके मिल जाती है और यहीं पे एक्चुअली इस जगह बांग्लादेश है और इसी जगह पश्चिम बंगाल है और इसी जगह यहाँ पे क्या है कि दोनों नदियाँ जाके मिलकर गिर जाती है। जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी यहाँ पे गिरती है तो यहाँ पे क्या है कि मिट्टी बहुत सारे यहाँ से बहकर इस बगल में आ जाता है और इसी मिट्टी जो होता है ये इसी को बोला जाता है डेल्टा। क्या है? और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा यहीं पे बनता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो कौन सी दो नदियों से आया? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। और ये चूंकि वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से, लेकिन इस नदी को चीन में क्या बोलते हैं? चीन में बोलते हैं यांगटीसी नदी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए
अगर आपसे पूछे एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा यांगटीसी नदी है एशिया की सबसे नदी हो जाएगा, लंबी नदी। और अगर और अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पेपर पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी इस तरीके से क्वेश्चन को छांट कर लेकर आऊँ। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, यकीनन आपको कई क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी के सभी विश्व भूगोल हैं और पेपर में ये कई क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। अब देखिए, गंगा और डेल्टा विश्व की सबसे बृहत्तम डेल्टा है। जो गंगा का डेल्टा, जैसे अभी मैंने बताया, डेल्टा किससे, दो नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी और ये गंगा नदी दोनों को मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाता है। ठीक है, जो कि बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा गंगेज ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि स्वेज नहर किससे जोड़ती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक, चलिए आगे और पॉइंट देख लीजिए, महत्वपूर्ण है वो पॉइंट देख लीजिए। कह रहा है सुएज नहर जो है मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला प्रायद्वीप को बोलते हैं, बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पेपर में पूछेगा ये कि बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जिसे आर्टिफिशियल झील कहते हैं, जिसे कि मैन मेड झील कहते हैं, वो कौन सा है, तो वो सुएज नहर ही है। देखिए, दो प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सा है, तो सुएज नहर है। पूछेगा मेन मेड यानी कृत्रिम नहर कौन सा है, तो वो भी सुएज नहर है। तीसरा प्रश्न पूछेगा सुएज नहर किन दो देशों को जोड़ता है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ता है। किस किस को, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है, 164 है। कब, 1869 में जब नापे गए थे। लेकिन इसके जोड़ने के पश्चात नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों आवागमन के खोल दिया गया था। और दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह है और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सैयद यानी पोर्ट सैयद बंदरगाह है। यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफी कम हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इस नहर को जोड़ने के बाद। चलिए आगे और पॉइंट देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। कह रहे जो पनामा नहर है वो किसे जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर और अंडमान महासागर को। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पनामा नहर जोड़ती है। तो जो पनामा नहर है वो किस दो सागर को जोड़ती है, तो याद रखिएगा जो ये पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये जो अंध महासागर है ना, ये अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जान लेते हैं। देखिए, पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका यानी सेंट्रल अमेरिका, पनामा के जो स्थल मरुद है को काट कर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, और बनाए गए नहर जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका को पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। परंतु जब इस दोनों को जोड़ दिया तो मध्य लगभग आधी से कम दूरी अब हो गया, जो 9,500 किलोमीटर रह गई है। तो इसको याद रखिएगा, ये सब ज़्यादा आपसे महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, आपको यही फैक्ट है कि पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो आप याद रखिएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को ही दूसरा नाम हम अंध महासागर के नाम से जाना जाते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन ये भी पेपर में पूछा गया है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। तो आप याद रखिएगा जो ओजोन पृथ्वी की सतह से यानी कि पृथ्वी की, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी से लगभग 15 से यानी कि 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में है। 15 से 20, तो 15 से 20 इसमें कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण देख लेते हैं इसके बारे में फैक्ट, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, ओजोन लेयर जो है समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, 15 से 35 याद रखिएगा कितने हैं, 15 से 35। लेकिन जो मैंने आपको पिछले बताया, यहाँ पे क्या बताया यहाँ पे 15 से 20, 15 से 35 तक है, याद रखिएगा कितना, 20 नहीं 35 एवरेज। ठीक है, 35 तक, तो 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। यूं तो ओजोन देखिए क्या है कि यूं तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे से तथा ऊपर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज रूप दिया है ओजोन लेयर 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी ओजोन परत सूर्य से आने वाली पैरावैग्निक विकिरण को क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे को वो रोकता है, उसे अवशेषण कर लेता है, जो कि पृथ्वी पर आने से रोकती है। और अगर ये पृथ्वी पर आती है तो हमें स्किन डिसीज यानी कि त्वचा कैंसर होने की खतरा होता है। इसलिए ओजोन लेयर ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन है क्या है, सुंड्रा टेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है, सुंड्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जावा भी है, सुमित्रा भी, यानी कि 2 है। लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। देखिए, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न पूछा है और हाल ही में कब, 2005 में। और बीपीएससी जो भी टीचर के एग्जाम लेने वाला है उसमें भी 5 इसी तरह के ऑप्शन रहेगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए यहाँ पे सुंड्रा जो है गर्त है, ये हम महासागर में अवस्थित है।
हिंद महासागर में अवस्थित है और इसका विस्तार जो है मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीप समूह के समांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये प्रश्न देख लीजिए, कह रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अब मैं अगर आपको ऐसे बना दूं, धरती बना दूं, पृथ्वी बना दूं, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है इक्वेटर है, ये वाला क्या है? इक्वेटर है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 21 जून यानी कि 20 और 21 जून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 21 और 20 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, कहाँ पर? इस वाले डेट में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात कर रहे हैं, तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जून में होगा, तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दिसंबर में। कब होगा? दिसंबर में, 20 से 21 दिसंबर मान के चलिए, 20 से 21 दिसंबर में। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 22 दिसंबर। और भी जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, देखिए उत्तरी गोलार्ध में शीत आयांत यानी कि विंटर सोलेस्टाइस अर्थात 21 और 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। कब? 21 और 22 दिसंबर को। कब? उत्तरी गोलार्ध में। कब? विंटर सोलिस्टिस स्लाइड। और ग्रीष्म, जबकि कह रहा है कि ग्रीष्म आयंत जो होता है समर सोलस्टाइस के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। कब? 2020 और 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि मान लीजिए अगर ये भारत है और यहाँ पे ये इक्वेटर है, तो इस वाले पोर्ट में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 20 और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जून को बड़ा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। ठीक है, और यानी कि 21 जून को सबसे छोटा दिन यहाँ पे होगा। ठीक है, और तथा 21 और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो इस पॉइंट को, सारे के सारे पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा इस वाली स्लाइड से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से 22 दिसंबर को, इसलिए आप याद रखिएगा 21 और 22, तो 21 और 22 यही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, करेक्ट टकला यानी कि तकला मरुस्थल कहाँ स्थित है? याद रखिएगा ये चीन में है। ठीक है, टकला को टकला मकान मरुस्थल भी बोलते हैं, माकान मरुस्थल भी बोलते हैं, तो वो कहाँ है? चीन में है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? एशिया झिंझिया युवा स्वतंत्र क्षेत्र में चीन में विस्तारित है, और ये दक्षिण में कुनकुल पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी पामीर के पठार और त्यान सा पर्वत से घिरा है। ठीक है, अगला और यहाँ पे देख लेते हैं, जो अभी देखिए ये वाला प्रश्न है जो हाल ही में क्वेश्चंस में पूछा गया, हाल ही के एग्जाम में। कब? ये 2022 में पूछा है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर में 7 भूमि सीमा नहीं है? लेबनान, जॉर्डन, इसराइल और फिलिपींस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख लीजिए और खुद आप इसका आंसर करिएगा। कह रहे हैं कि देखिए ये क्या है कि लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं करता है, और मृत सागर का विस्तार जॉर्डन कहाँ है? जॉर्डन है, इजराइल है, वेस्ट बैंक है क्षेत्र है, फिलिस्तीन है। सरकार की आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक ऑफ फिलिस्तीन अधिकांश क्षेत्र पे है। तो आप खुद आंसर दीजिए, जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? लेबनान। यानी कि देखिए यहाँ पे लेबनान यहाँ पे करता है, यहाँ पे करता है, यहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है, सिर्फ यहाँ नहीं करता है, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये हाल ही में देखिए बीपीएससी ने पूछा पिछले साल ही, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझ यहाँ पर। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में देखिए, ये अगर हम पेरी की बात करें तो ये जो पेरी है ये अमेरिका यानी कि यूएसए का है, अमेरिका का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर आप बोले वेल्ड, देखिए कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका, ये अमेरिका का है, अक्षांशीय घास का मैदान है। ठीक है, और अगर हम वेल्ड की बात करें, वेल्ड, ठीक है, तो वेल्ड कहाँ हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो वेल्ड है ये अफ्रीका, और अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका को, अगर साउथ अफ्रीका जो है ये उसका वेल्ड हो जाएगा। पेरी कहाँ है? यूएसए, लेकिन यूएसए में भी कहाँ? तो ये यूएसए में हो जाएगा नॉर्थ यूएसए, यानी कि नॉर्थ यूएसए नहीं, उत्तरी अमेरिका के पेरी हो जाएगा। लेकिन पूछा है दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा पंपास। ठीक है, दक्षिण अमेरिका पंपास। अगर आपसे पूछे डाउन्स कहाँ का है, डाउन्स कहाँ का है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, चलिए आगे यहीं पे देख लीजिए इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण है। करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में। इस घास के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है? देखिए अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ब्राजील, दक्षिणी भागों में इसकी विस्तार है। पूछेगा अर्जेंटीना का कहाँ है, तो वो भी क्या होगा? पंपास। अगर यूरुग्वे का पूछे तो वो भी पंपास, ब्राजील का पूछे तो वो भी पंपास। ठीक है, और इसके अलावा अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जो पेरी है वो उत्तरी अमेरिका का है। तो पूछेगा पेरी कहाँ का घास का मैदान है, तो उत्तरी अमेरिका का है। अगर आप डॉन्स पूछेगा तो अभी डॉन्स बताया कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया का है।
है। ये प्यारे दोस्तों, ये बीपीएससी का पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अब मैं कहता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो आप सभी जानते हैं जो ये मृत सागर है इसमें सबसे ज़्यादा लवणता है, इसलिए लोग यहाँ पे कोई अगर डूब नहीं सकता है, ठीक है, डूब नहीं सकता है। ये मृत सागर को ही लाल सागर के भी काला सागर, मृत सागर को ही लाल सागर के नाम से जाना जाता है और मृत सागर में है लवणता ज़्यादा होता है। अधिक लवणता के कारण क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि आप कोई भी व्यक्ति अगर डूबना चाहे तो वो डूबेगा नहीं, अगर आप वहाँ पे कूद भी जाएंगे तो उसके ऊपर तैरते, क्योंकि लवण यानी कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। यहीं पे देख लीजिए कितना परसेंट सॉल्ट पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए मृत सागर में सर्वाधिक लवण पाया जाता है जिसमें 238% पाई जाती है। तुर्की में वॉन झील में 330% लवण पाया जाता है, जबकि सॉल्ट यूएसए में 220 लवणता पाई जाती है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है? यूएसए में, और यहाँ पर 220% लवणता पाई जाती है। चलिए आगे और महत्वपूर्ण देख लेते हैं जो पॉइंट है वो, और अब देख लेते हैं। कह रहे कि देखिए दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी को क्या बोलते हैं? तो आप सभी जानते हैं दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा? अमेजन नदी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी बोले तो वो लंबी नदी बोले तो गंगा हो जाएगा। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी बोले तो वो नील नदी हो जाएगा। चलिए अगला और देख लेते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, अफवाह के क्षेत्र में दृष्टि से संसार में सबसे बड़ी नदी बोला जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला देखिए पॉइंट क्या है कि अत्यधिक गर्मी। तो आप सभी जानते हैं कि सहारा का जो मरुस्थल है सबसे ज़्यादा गर्म है, और अधिक अगर वर्षा की बात करें तो वो चेरापूंजी हो जाएगा, जो अभी मानसिंह राम मेघालय में सबसे बारिश ज़्यादा होता है, पहले चेरापूंजी में होता था। अत्यधिक सूखा की बात करें तो वो चिली हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे एक ठंडा पूछे तो यहाँ पे अंटार्कटिका हो जाएगा। चलिए अगला और यहाँ पे देख लेते हैं, यही आप ये सभी जानते हैं। अत्यधिक गर्मी कहाँ पड़ता है? सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका। अधिक वर्षा चेरापूंजी कहाँ है? भारत में अभी कहाँ है? वाचिराम मेघालय, पहले होता था चेरापूंजी, वो भी मेघालय में ही है। अधिक सूखा कहाँ पड़ता है? चिली में। अगला और देख लीजिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कैपिलरी या केशिका होता क्या है। मैं कहूँगा आप सभी ने क्या देखा होगा? दिया देखा होगा। तो दिया में जो पहले बत्ती लगाई जाती है उसमें जो उस बत्ती से क्या होगा? तेल को सोखकर ऊपर दिया जलती है, तो वो जो नीचे से तेल ऊपर उड़ जाता है तो वही कैपिलरी कारण, केशिका के कारण ही वो तेल नीचे से ऊपर उठती है। तो उसी प्रकार से ऊपर से नीचे जो उड़ती है तो क्या होता है, किस मिट्टी में बोल रहा है कि कैपिलरी ज़्यादा होता है? तो वो याद रखिए क्ले मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है और बलुई मिट्टी में सबसे कम होता है। चलिए और महत्वपूर्ण यहीं पे देख लीजिए पॉइंट है क्या है? कह रहे कि देखिए केशिका की क्रिया चिकनी मिट्टी में सबसे सर्वाधिक होगी और जबकि बलुई मिट्टी में न्यूनतम यानी कि सबसे कम होगा। दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये मैं जो पूरे वीडियो आप करा रहा हूँ इसमें पूरी इतिहास में यानी कि विश्व इतिहास में जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है वही प्रश्न है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा अपना सबसे फर्स्ट नंबर पे चीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और देख लीजिए। अगला कह रहा है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा ये है एल्युमिनियम उत्पादन करने का हो जाएगा। तेल को कोष को सबसे ज़्यादा, कोष का मतलब होता है भंडारण, सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वो हो जाएगा अपना कहाँ पे? वेनेजुएला में हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 48 मेट्रिक टन है यहाँ पे कोयला का वेनेजुएला में। अगर विश्व में पूछे तो ये विश्व में 19% ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वेनेजुएला के पास है, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा ऑयल। यहाँ पे देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोयला का बारे में बताया गया है। कह रहे कि कार्बन के यौगिक का मुक्त, इस वाले स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये कोयला के बारे में बताया गया कि कोयला कितने प्रकार का होता है। तो आप जानते हैं कि कोयला जो है ये कार्बन के यौगिक का मुख्य कार्बन मिश्रण होता है कोयला, जिसमें कार्बीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पति पदार्थों को कोयले परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होता है। एक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिटवा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 4 प्रकार को कोयला आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो बिटुमिनस होता है वो सामान्य प्रकार का कोयला होता है, माना जाता है। जो एंथ्रासाइट है ये इंपॉर्टेंट, ये एंथ्रासाइट का ये जो कोयला होता है ये अत्यंत उत्तम कोटि का यानी कि सबसे सर्वोच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइड माना जाता है, जो इसमें करीब करीब 85% कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइड में। और तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कई सारे, यहाँ पे 10 प्रश्न आपको यहाँ से बन सकता है। क्या क्या? सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइड, सबसे निम्न यानी खराब कोयला पिटवा कोयला। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन किस में होगा? एंथ्रासाइड में। ठीक है, सामान्य कोयला कौन सा होगा? तो बिटुमिनस होगा। तो वही करे भारत में कुल प्राप्त कोयला 90% जो प्रतिशत है, अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना सेलों से पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला जो मुख्य बिटुमिनस का प्रकार की कोयला है। ठीक है, चलिए अभी पीएससी ने देखिए किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वो देख लेते हैं। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? तो सामान्य अभी अभी हमने देखा वो बिटुमिनस हो जाएगा। और एंथ्रासाइड सबसे अधिक अच्छा क्वालिटी का कोयला माना जाता है। और एंथ्रासाइड में कार्बन कितनी होता है? 85% कोयला, 85% कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइड में, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र है? न्यूयॉर्क, सिंगापुर, जॉनबर्ग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लंदन।
यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कह रहे कि साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्या कारण होता है? संघनन के कारण, विकिरण के कारण, या आपातन के कारण, या चालन के कारण। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप यहाँ पे पहले देख लेते हैं, फिर आप उसको खुद आंसर करिएगा। कह रहे मेघाई रातों वाली कह रहे कि मेघही रात, जिसमें मेघ हो, उस रात में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, बहिर्मेघी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित कर लेता है और मेघी रात अपेक्षाकृत गर्म महसूस होती है। साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, जो साफ रातों ठंडी महसूस होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं वास्तव में वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति ही काम करता है। क्या कारण है? विकिरण आसानी के शून्य में चली जाती है। तो साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि में समय पार्थिव विकिरण के कारण आसानी से शून्य में चली जाती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो वो हमारा यहाँ पे आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विकिरण यानी कि ये वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखा ना, विकिरण आसानी के शून्य हो जाता है इसीलिए। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आप सभी जानते हैं 1 नंबर पे चीन हो जाएगा। पहला नंबर पे चीन है, सबसे जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण है। कह रहे कि शहतूत विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है जो तिब्बती एंटोलोप अथवा चिरूक बालों से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि शहतूत क्या है, तो आप बताइएगा। ये क्या गर्मी ऊन होता है। ठीक है, गर्म ऊन। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कि शहतूत जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदर और गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो वो चीन में पैदा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पाद करता है? केसर, तो वो हो जाएगा अपना ईरान। अगला प्रश्न देखिए, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो देखिए कोयला अगर पूछे, पत्थर का कोयला, पत्थर बोले तो वही हार्ड कोयला जिसे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? चीन पे है। ठीक है, चलिए यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण है जो देख लेते हैं। इससे क्या पूछा है कि पत्थर कोयले हार्ड कोयल होता है जो भंडार में चीन प्रथम स्थान पे है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट, ये दूसरे नंबर पे है, भारत तीसरे स्थान पे है। पत्थर कोयला एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस के प्रमाणित भंडार में अमेरिका प्रथम स्थान है। कब? ये 2020 के आंकड़े। और इससे पहले चीन प्रथम नंबर पे है, अमेरिका दूसरे नंबर पे, भारत तीसरे नंबर पे है। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है आगे वाले। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यहाँ हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, यानी कि अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो वो हो जाएगा अपना ठीक है, काजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? काजाकिस्तान हो जाएगा। ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पॉइंट है कि सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश क्या है? काजाकिस्तान है। दूसरे और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथ्वी पर घने डेंस का वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो आप याद रखिएगा विषुवत रेखा के आसपास मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा ध्रुव रेखा यानी कि विषुवत रेखा है, यहाँ पे हमारा कर्क रेखा है, यहाँ पे हमारा मकर रेखा है। तो सूरज की रोशनी जहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा वहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, और यही कारण होता है कि इस बीच के पास विषुवत रेखा पर जब से सबसे घने बादल मतलब घने वन होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगा तो वहाँ पे घने वन होंगे। अगला पॉइंट है कि विश्व का कौन सा देश का मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है? तो वो हमारा कहीं नहीं, कनाडा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन, यानी कि जो कहवा कहवा का मतलब होता है कॉफी पतन के लिए नाम से जाना जाता है, तो वो कोई नहीं, सेंटोस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे और देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है। कह रहे सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है और ये समुद्री तट पर स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाते हैं और विश्व का कहवा पतन यानी कॉफी फोर्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए और जो महत्वपूर्ण है ये है पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, या अजैव घटकों से, या उपयोग? तो आप ध्यान रखिएगा जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसमें कि जैविक घटक भी होता है, अजैविक घटक भी होता है, जैविक घटक भी, अजैविक घटक भी, और भू आकृतिक घटक भी, और अजैव घटक भी होता है। लेकिन इसमें से मान लीजिए सभी के सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण कह रहे कि पर्यावरण एक अविभाज्य सम्मिश्र है और जैविक अजैविक तत्वों को वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी संरचना होती है। और पर्यावरण में देखिए भौतिक एवं अजैविक घटक स्थल, वायु, जल तीनों सम्मिलित है। जैविक घटक में पादप हो जाएगा, पुष्प, जंतु, सूक्ष्म जीव, और ऊर्जा घटक में सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा तीनों हो जाएगा।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो कि बीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन यानी कि पूछे गए हैं वो सभी के सभी विश्व भूगोल से रिलेटेड हैं और ये सभी के सभी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, इसलिए आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और मैं इसमें 2 वीडियो पिछले एक और विश्व इतिहास का कराया हूँ और एक ये लास्ट, इससे पूरा विश्व भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको पूरा देख लीजिएगा, यकीनन आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।